हेलो एवरीवन, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने ऑब्वियसली मेरा ये ब्लॉग पढ़ा ही होगा कोडफोर्सेस पर। तो इस पर मैं एक वीडियो चैनल बनाने की बात कर रहा था यूट्यूब पर, तो ये वही चैनल है। एंड स्वागत है आप सबका। तो मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ उन लोगों के लिए जिनको डीपी के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता और जो एकदम एब्सोल्यूट बिगिनर्स है। तो उसकी लिंक आपको शायद टॉप राइट कॉर्नर पर दिख रही होगी इस समय। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है डीपी के बारे में तो आप ये वीडियो देखना कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जाके पहले वाली वीडियो देख कर आएँ। तो ये एजुकेशनल डीपी कॉन्टेस्ट है एडकोडर का। इसमें टोटल 26 क्वेश्चंस हैं, सारे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के। कुछ हद तक स्टैंडर्ड ही हैं सब, बट सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं इन्हीं को सॉल्व कर रहा था। मैंने पिछली वीडियो में इन दो को डिस्कस करा है। अब हम सी से स्टार्ट करेंगे। तो ये है सी प्रॉब्लम। आप लोग एक बार इसको पॉज करके रीड कर लीजिए और ट्राई करके भी देख लीजिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो इस प्रॉब्लम में एन डेज का एक वेकेशन है और एक लड़का है टारो। उसने किसी भी ith डे पर वो 3 एक्टिविटीज़ कर सकता है और तीनों एक्टिविटीज़ के कुछ कुछ हैप्पीनेस है हर डे के, और उसको उतनी हैप्पीनेस मिलेगी। बस एक रेस्ट्रिक्शन है कि वो 2 दिन पे एक ही एक्टिविटी नहीं कर सकता। अगर ये रेस्ट्रिक्शन ना होता तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ग्रीडी था कि हम हर दिन जो भी सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस वाला टास्क है वो कर लेते, बट इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से ग्रीडी सॉल्यूशंस फेल हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह किया जाए। तो ये मेरा पहला टेस्ट केस है और इसको मैंने एग्जाम्पल के लिए कॉपी कर लिया है। आइए देखते हैं कि इसमें किस तरह करा जाएगा। तो हमारे पास 3 दिन है और तीनों दिन में तीनों एक्टिविटीज़ की अलग अलग कॉस्ट है। कॉस्ट नहीं बल्कि वैल्यू बोल सकते हैं, क्योंकि ये हम गेन कर रहे हैं ना कि हम स्पेंड कर रहे हैं। तो जो लड़का है उसको कुछ एक्टिविटीज़ करनी है इनमें से हर दिन एक एक, कि उसकी जो हैप्पीनेस है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो पहले तो इस पूरी जो मैट्रिक्स है इसको मैं ए बोल देता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। अब जो लड़का होगा वो कोई भी पाथ चूज कर सकता है, जैसे कि पहले दिन मान लीजिए उसने ये किया, दूसरे दिन ये किया, फिर तीसरे दिन ये किया, या फिर ऐसा कर सकता है पहले दिन ये किया, दूसरे दिन ये किया, तीसरे दिन ये किया, एंड सो ऑन। वो क्या नहीं कर सकता है कि वो 2 कॉन्जिक्यूटिव डे पे सेम चीज करे, वो ये नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं कि इस तरह वो मैक्सिमम कितनी वैल्यू अटेन कर सकता है। तो इसको भी डीपी से ही सोचते हैं कि हमारा जो लास्ट डे है nth डे, इस पे अगर वो आया होगा तो वो कहाँ से आया होगा? वो ऑब्वियसली n-1th डे से आया होगा। पर केवल n-1th डे का अगर हमारे पास आंसर हो तो उससे हम nth डे का आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसने मतलब लास्ट दिन कौन सी एक्टिविटी करी। और अगर हम नीचे से सोल्यूशन को बिल्ड करते हुए ऊपर आ रहे हैं, या मतलब ऊपर से सोल्यूशन को बिल्ड करते हुए नीचे जा रहे हैं, तो हमें पहले से नहीं पता हो सकता है कि डे 2 पे ऑप्टिमल चॉइस क्या थी। तो इसके लिए डे 2 की तीनों चॉइसेस को हमें स्टोर करके रखना होगा, तीनों चॉइसेस के लिए जो आंसर होगा तीनों चॉइसेस के करस्पॉन्डिंग। और फिर हम इससे डे 3 का कैसे निकालेंगे। तो डे 3 पे हमारे पास 3 चॉइसेस हैं जो लास्ट डे है, कि हम तीनों में से कोई भी एक एक्टिविटी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने मान लीजिए कि सेकेंड एक्टिविटी करी लास्ट डे पे, तो सेकेंड लास्ट डे पर मैं ये एक्टिविटी तो कर नहीं सकता हूँ क्योंकि कॉन्जिक्यूटिवली 2 सेम हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली मुझे या तो ये करनी है या तो ये करनी है। तो सिमिलरली अगर मैं लास्ट डे पर ये एक्टिविटी करता तो मुझे सेकेंड लास्ट डे पे या तो ये करनी होती या तो ये करनी होती। तो अगर मैं ये सारे आंसर स्टोर कर लूँ तो मैं बहुत आसानी से ट्रांजिशन कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि f ऑफ d, a मतलब डे एक्टिविटी। f ऑफ d, a को मैं कह दे रहा हूँ
कि मैक्सिमम, ये मतलब इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ मैक्सिमम हैप्पीनेस कि सच दैट मैंने dth डे पर ath एक्टिविटी करी। तो इस चीज़ की मैक्सिमम हैप्पीनेस क्या होगी, कहने का मतलब अगर d, a मतलब ये वाला एलिमेंट है तो हमने मतलब इतना प्रोसेस कर लिया क्वेश्चन को और लास्ट डे मैंने ये वाली एक्टिविटी करी, तो इसका मैक्सिमम आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका मैक्सिमम आंसर होगा ये और इसका मैक्सिमम। तो इससे तो हमारे पास 60 आ रहा है और इससे 120 आ रहा है, तो इसका आंसर 120 होगा। ऐसे सिमिलरली हमें सारे आंसर स्टोर करने हैं और जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा इन तीनों का जो भी मैक्सिमम होगा। तो इसको कैसे ट्रांजिशन करेंगे, अगर मैं किसी जनरल डी पर हूं तो उसके आंसर्स मुझे d-1 से मिल जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं सेकेंड डे पे हूं तो फर्स्ट डे के आंसर्स से मुझे सेकेंड डे के आंसर्स मिल जाएंगे। तो अगर मैंने d, a किया, मतलब कि अगर मैं ath एक्टिविटी किया हूँ dth डे पे, तो मुझे वाली वैल्यू तो मिलेगी ही जो कि मैं a वाली मैट्रिक्स में मैंने स्टोर किया था। तो ऑब्वियसली इतनी हैप्पीनेस तो मिलेगी। इसका मतलब अगर मैंने सेकेंड डे पर सेकेंड एक्टिविटी करी तो ये 50 वाला तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद और क्या मिलेगा, और मुझे मिलेगा पिछले वाले दिन पे बाकी दोनों एक्टिविटीज का मैक्सिमम। तो मतलब कि मैक्सिमम ऑफ f ऑफ d-1, d-1 मतलब पिछला दिन, कॉमा यहां पे मैं लिख देता हूं नॉट a। नॉट ए का मतलब ये है कि ए के अलावा बाकी दोनों जो भी एक्टिविटीज हैं वो उसने करी, तो उनका जो मैक्सिमम होगा उसको हम ऐड कर देंगे dth डे पे एथ एक्टिविटी करने की हैप्पीनेस से। तो इससे हमें f ऑफ d, a मिल जाएगा। ये हमारा रिलेशन है। इस रिलेशन से हम सारी वैल्यूज को स्टोर करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा f ऑफ ये जो लास्ट एलिमेंट है n, 0, f ऑफ n1 और f ऑफ n2, इन तीनों का जो मैक्सिमम होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अच्छा, और हम शुरू की 3 वैल्यूज कैसे स्टोर करेंगे। शुरू की 3 वैल्यू स्टोर करना आसान है, क्योंकि अगर मैंने पहले दिन पे सेकंड एक्टिविटी करी तो कितनी हैप्पीनेस होगी, ऑब्वियसली उतनी हैप्पीनेस होगी जो ये करने से मिली, क्योंकि पहले तो कुछ किया नहीं है और ना ही कुछ रेस्ट्रिक्शन है पहले। तो जो f ऑफ 1, 1 मतलब पहला दिन, 1, a इक्वल टू a ऑफ 1, a ही हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यूज करके मैं कोड लिख के आपको एक बार दिखाता हूं कि ये किस तरह होगा यहाँ क्वेश्चन। तो ये मेरा क्वेश्चन था। यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं, n 10 की पावर 5 है और ये तीनों 10 की पावर 4 है। तो चलिए कोड में करता हूँ। सबसे पहले n को इनपुट ले लेते हैं। ओके, अब मुझे चाहिए मेरी एरे जिसमें मैं स्टोर करूंगा ये सारी वैल्यूज। तो मैं ABC 3 बनाने की जगह पे एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ n, 3 की, उसको मैं A ही बोल दे रहा हूँ। ओके, अब मैं इसमें इनपुट लूंगा। ठीक है, तो मैंने इनपुट्स ले लिए हैं। अब मैं ये f वाली वैल्यूज को मैं स्टोर करूंगा। तो इसके लिए मुझे एक 2 डायमेंशनल एरे बनानी पड़ेगी, सेम साइज की बनाऊंगा। उसको मैं f ही नाम दे दे रहा हूं। अब इसमें मैं वैल्यू स्टोर करूंगा। तो इसकी जो पहले दिन की वैल्यूज हैं वो तो हमें पता है कि हम इजीली स्टोर कर सकते हैं, जैसे f ऑफ 0, 0 इक्वल टू
ए ऑफ 0,0 ही हो जाएगा। ऐसे ही 1 और 2 के लिए भी एफ ऑफ 1,1 होगा ए ऑफ 0,1 और एफ ऑफ 0,2 होगा ए ऑफ 0,2। तो ये तीनों वैल्यूज तो हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। अब हमें बाकी की वैल्यू स्टोर करनी है। तो i इक्वल टू 1 से लेकर, या मैं थोड़े अच्छे वेरिएबल्स ले लेता हूँ, मैं डे इक्वल टू 1 से लेकर डे स्मॉलर देन n डे प्लस प्लस। ठीक है, अब हमारे पास 3 एक्टिविटीज हैं 0, 1 और 2। तो उन सबका आंसर मैं स्टोर करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो f ऑफ डे कॉमा 0 का आंसर मुझे यहाँ पे स्टोर करना है, f ऑफ डे कॉमा 1 और f ऑफ डे कॉमा 2, ये तीनों आंसर मुझे यहीं पे स्टोर करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो ये तो हमें पता ही है कि f ऑफ डे कॉमा 0 पे a ऑफ डे कॉमा 0 तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, प्लस मैक्सिमम ऑफ पिछले दिन का कंट्रीब्यूशन f ऑफ डे -1 मतलब पिछले दिन का। अगर हम यहाँ पे आज हम अगर 0 कर रहे हैं तो कल हमने 1 या 2 किया होगा, तो 1 या फिर 2। तो बस फॉर्मूला बाकी दोनों के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मैं कॉपी पेस्ट ही कर दे रहा हूँ। बस डिफरेंस ये है कि अगर मैंने आज 1 करा, मतलब एक्टिविटी 1 करी, तो मुझे एक्टिविटी 1 की हैप्पीनेस मिलेगी और पिछले दिन मैं 0 या 2 कर सकता हूँ। और अगर मैंने आज एक्टिविटी 2 करी तो मुझे एक्टिविटी 2 की हैप्पीनेस मिलेगी और पिछले दिन मैं 0 या 1 कर सकता हूँ। तो इस तरह मैंने सारे आंसर्स स्टोर कर लिए। अब मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा मैक्सिमम ऑफ f n-1। n-1 हमारा लास्ट डे है क्योंकि 0 इंडेक्स मतलब 0 बेस्ड इंडेक्स थे। लास्ट डे पे मैंने फर्स्ट एक्टिविटी करी, लास्ट डे पे मैंने सेकेंड एक्टिविटी करी और लास्ट डे पे मैंने थर्ड एक्टिविटी करी। इन तीनों का जो मैक्सिमम है ये मेरा फाइनल आंसर है। तो मैं प्रिंट कर दे रहा हूं आंसर और अब मैं टेस्ट केस रन करके देखता हूँ। तो ये देखिए फर्स्ट टेस्ट केस पे हमारा आंसर सही आ गया है 210, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था। तो मैं एक और टेस्ट केस सैंपल ट्राई करके देख लेता हूँ। ये भी सही आ गया, तो इसको अब हम सबमिट करके देखते हैं। एक बार चेक कर लूँ ओवरफ्लो की तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके 10 टू पावर 4 इंटू 10 टू पावर 5 10 की पावर 9 से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो ओवरफ्लो नहीं होगा। AC, तो ये सोल्यूशन सही था। तो अब मैं आगे के क्वेश्चंस की बात करने से पहले इससे एक सिमिलर क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था किकस्टार्ट में। किकस्टार्ट राउंड डी है ये। तो किकस्टार्ट राउंड डी अभी कुछ ही दिन पहले हुआ था। उसका जो सेकंड प्रॉब्लम था वो काफ़ी सिमिलर था इसी क्वेश्चन से। तो एक बार आप पॉज करके ये पढ़ लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास एक एरे दी हुई है। उस एरे में कुछ नंबर्स हैं और हमें इस एरे के करस्पॉन्डिंग एक दूसरी एरे बनानी है। उसमें हमें क्या करना है कि हमें केवल कोई 4 नंबर्स लेने हैं और ये कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि अगर एरे के 2 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स सेम है तो हम जो नई एरे बना रहे हैं उसमें भी सेम होने चाहिए, मतलब अगर सेम है तो उसमें भी सेम होने चाहिए, लोअर है तो इसमें भी लोअर होना चाहिए, हायर है तो इसमें भी हायर होना चाहिए। ये सारे 3 रूल्स दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कि हमें मिनिमम कितनी बार ये रूल ब्रेक करना पड़ेगा भरते समय। तो देखा जाए तो ये जो सी वाला प्रॉब्लम था ये इससे काफ़ी सिमिलर है। किस तरह? इसमें भी हमें यही करना था कि हम कहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास रोज 3 चॉइसेस हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं
और हमें एंड तक पहुंचना है और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की जगह हमें मिनिमम कॉस्ट चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में कॉस्ट को मैं कह रहा हूँ कितनी बार रूल ब्रेक किया। तो इसमें हम इस तरह कर सकते हैं कि मैं इसका कोड ही करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले फॉर्मेट में सबसे पहले मैं k इनपुट ले लेता हूँ, उसके बाद एक एरे चाहिए k एलिमेंट्स की। अब इस एरे को मैं इनपुट ले लूंगा। मैं सिंगल टेस्ट केस के लिए केवल सॉल्व कर रहा हूँ और इसको आसानी से टेस्ट केसेस के लिए किया जा सकता है। तो ये जो ह्यूमन वाला जो सॉन्ग है वो मैंने इनपुट ले लिया। अब इसको एलियन सॉन्ग में कन्वर्ट करना है। तो मैं वैसे ही 4 स्टेट्स बनाऊंगा हर उसके लिए, हर इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पे dp ऑफ x, y का मतलब है कि मैंने x एलिमेंट्स प्रोसेस करें और x पोजीशन पर y रख दिया। इसकी मिनिमम कॉस्ट ये मैं स्टोर कर रहा हूँ dpxy में। तो जो dp ऑफ 0 0 इक्वल टू gp ऑफ 0 1 इक्वल टू dp ऑफ 0 2 इक्वल टू dp 0 4 0 3 इक्वल टू 0। कहने का मतलब कि पहले वाले टर्म पर मैं कुछ भी रखूं तो मैं कोई रूल नहीं ब्रेक करूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि मतलब रूल तो तब ब्रेक होगा अगर पिछले वाले से कुछ गलती हो, तो पहले वाले में तो कुछ भी रख सकता हूँ। तो ये मेरा बेस केस है। अब मैं आगे के आंसर स्टोर करूंगा। मुझे आगे के आंसर स्टोर करने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 4 तरीके हैं, मैं कोई 4 चीजें रख सकता हूँ। उसके लिए भी मैं एक लूप चला देता हूँ। एलियन मेलोडी के 4 एलिमेंट्स। अब आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे मैं ऐसा कहूंगा कि पिछले में मैंने क्या भरा इस पे डिपेंड करेगा। तो उसके लिए भी मुझे लूप चलाना पड़ेगा एक, कि मैंने पिछले में क्या भरा। इसको मैं z लूप चला देता हूँ। इस लूप में मैं dpij की वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ और ये कुछ चीजों का मिनिमम है, तो उसको इनिशियली मैं इन्फिनिटी इनिशियलाइज कर देता हूँ। एक कांस्टेंट में डिक्लेयर कर देता हूँ इन्फिनिटी। इसको मैं काफी बड़ा सा एक कांस्टेंट ले लेता हूँ। अब मैं ये जो पिछले 4 तरीके हैं, इन सबसे एक एक मिनिमम निकालूंगा, एक एक वैल्यू निकालूंगा, उनका मिनिमम स्टोर करते रहूंगा dpij में। तो ऑब्वियसली dpij इक्वल टू मिनिमम ऑफ dpij, कॉमा जो z अगर पिछले वाले में भरा तो उससे कितना कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये कॉस्ट, मतलब कि पिछले वाले में हमने z भरा, उसकी जो कॉस्ट थी वो तो हमें पे करनी पड़ेगी। साथ में हमें कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है अगर यहाँ पे रूल ब्रेक किया तो। अगर रूल ब्रेक किया तो हमें एक और करना पड़ेगा, रूल ब्रेक नहीं किया तो हमें नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूल ब्रोकन। रूल ब्रोकन एक वेरिएबल है जिसमें जिसकी वैल्यू 1 होगी अगर रूल ब्रेक किया और 0 होगी अगर रूल ब्रेक नहीं किया। तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये रूल ब्रोकन इक्वल टू 0, मतलब कि रूल अभी मैं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं ब्रेक किया। अब मैं सारी कंडीशंस लिख देता हूँ जिन जिन में रूल मैंने ब्रेक किया। तो अगर j और z इक्वल हैं और ai -1 के इक्वल नहीं है, कहने का मतलब ये दोनों, अगर मैंने दोनों इक्वल भरे लेकिन एलिमेंट्स इक्वल नहीं थे तो रूल ब्रेक हुआ, तो मैं रूल ब्रोकन इक्वल टू 1 कर दूंगा।
सिमिलरली अगर j ग्रेटर देन z है एंड ai स्मॉलर इक्वल टू ai माइनस 1 है तो भी मैंने रूल ब्रेक किया। अब मैंने कैसे रूल ब्रेक किया, क्योंकि मैंने मतलब पिछले वाले से बड़ा एलिमेंट रख दिया, जबकि ये यहाँ जबकि ह्यूमन वैल्यूटी में ये पिछले वाले से छोटा है या बराबर है। और ऐसे ही सिमिलरली तीसरा केस ये होगा जिसमें रूल ब्रेक हुआ। तो इससे आंसर स्टोर हो जाएंगे, डी पे आई जे की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमारा फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर है कि मिनिमम ऑफ लास्ट स्टेप के चारों, मतलब कि लास्ट स्टेप पे हम कुछ भी रखें उन सबसे जो भी मिनिमम आए वो हमारा आंसर है। डीपी ऑफ n माइनस 1 कॉमा 0, डीपी ऑफ n माइनस 1 कॉमा 1, डीपी n माइनस 1 कॉमा 2 और डीपी n माइनस 1 कॉमा 3। ये मेरा फाइनल आंसर है, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। ओके, अब इसको टेस्ट करते हैं सैंपल पर। ओके, तो फर्स्ट केस का 0 आना है, और सेकंड केस का 1 आ रहा है, तो ये कोड भी सही है। इसको मैं सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि ये स्टार्ट वगैरह में केस 1 केस 2 लिख के करना पड़ता है, बहुत टाइम लगेगा। बट ये कोड है और ये सही है, तो आप लोग इसको खुद से ट्राई भी कर सकते हैं, बिना देखे करने की कोशिश करिएगा, ये अच्छा तरीका था। और इससे हमें ये सीखने मिलता है कि अगर कभी भी ऐसा हो हमारे पास किसी क्वेश्चन में कि हमारे पास कुछ चॉइसेस हों और पिछले स्टेप की चॉइसेस पे डिपेंड कर रहा हो, लेकिन उसके पिछले के स्टेप की चॉइसेस पे ना डिपेंड कर रहा हो, मतलब कि किस पाथ से पहुंचे पिछले स्टेप तक इस पे ना डिपेंड कर रहा हो, बस पिछले स्टेप पे क्या चॉइसेस चूज करी इस पे डिपेंड कर रहा हो, और हमें कोई चीज मैक्सिमाइज करनी हो या मिनिमाइज करनी हो, टोटल नंबर ऑफ वेज काउंट करने हो, तो ये सब हम इसी तरह की डीपी से कर सकते हैं। तो ये सब एक तरह। तो अब हम लोग डीपी के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो हमें कुछ रिपीटिंग चीजें मिली जो हम सारे क्वेश्चन में कर रहे थे, और तो अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं कि वो मतलब क्या चीजें थी, कुछ डेफिनेशंस वगैरह। तो सबसे पहले है स्टेट्स। स्टेट्स जो होती हैं वो हमने जो भी आंसर स्टोर किया उन सब के करस्पॉन्डिंग एक स्टेट होती है, मतलब हर आंसर एक्चुअली एक स्टेट है जो हम स्टोर कर रहे हैं। फिर होते हैं ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन में ऐसा होता है कि ये जो स्टेट्स के बीच में हमें जो रिलेशन मिलता है उनको हम कहते हैं कि वो ट्रांजिशन है। जैसे कि हमारा जो फिबोनाची वाला क्वेश्चन था, फिबोनाची में एफ एन इक्वल टू एफ एन माइनस 1 प्लस एफ एन माइनस 2 वही ट्रांजिशन होता है। वैकेशन वाले क्वेश्चन में हमारा ट्रांजिशन था कि मतलब पिछले वाले दिन से आज जो एक्टिविटी चूज करी उसके अलावा दोनों एक्टिविटीज का मैक्स प्लस जो अभी आज की जो वैल्यू थी हैप्पीनेस। तो इस तरह ट्रांजिशंस होते हैं। फिर होता है बेस केस। बेस केस इनिशियल कंडीशन होता है, और इस स्टेट की जो आंसर स्टेट का जो आंसर होता है उसको हम किसी ट्रांजिशन से नहीं निकालते हैं। ये क्वेश्चन में कुछ इनिशियल कंडीशन होती है, उसकी बेसिस पे हमें इसका आंसर मिलता है। जैसे फिबोनाची में बेस केस होता है शुरू के 2 टर्म्स 0 और 1, और वैकेशन वाले में हमारा बेस केस शुरू के ही जो 3 वैल्यूज थी उन्हीं को हमने बेस केस बना लिया था। अब हम कंप्यूटेशन कॉस्ट वगैरह की बात करते हैं। तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में वो होती है टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब कि हमने जितने आंसर स्टोर किए होते हैं हमें स्पेस चाहिए होगा मतलब। और हमारे पास है फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है नंबर ऑफ स्टेट्स इनटू एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू आंसर वन स्टेट। यहाँ पे मैं एवरेज टाइम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर स्टेट का आंसर स्टोर करने में हो सकता है कि अलग अलग टाइम लग रहा हो सकता है कि हम कोई ऐसा मेथड यूज़ करें कि एक साथ कई सारी स्टेट्स एक साथ कैलकुलेट कर लें। तो
इन सब के लिए एवरेज टाइम कहते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन अभी हमने करे उसमें हर स्टेट को कैलकुलेट करने का जो टाइम था वो सेम था, तो उसमें हम डायरेक्टली टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स से। तो देखते हैं कि जो वैकेशन वाला क्वेश्चन था उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी। वैकेशन वाले क्वेश्चन में हमने टोटल 3n आंसर स्टोर किए थे, तो कह सकते हैं कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 3n थी, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कभी लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी में कभी हम कांस्टेंट तो लिखते नहीं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक दिन में उसके पास 3 चॉइस नहीं, 3 की जगह k चॉइस होती, जैसे उसके पास था कि स्विमिंग, बग कैचिंग और होमवर्क, इसके अलावा कुछ और भी होते हैं टास्क जिनको मतलब एक्टिविटीज अगर कुछ और होती जिनको वो कर सकता था, तो टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती O ऑफ nk, क्योंकि हम टोटल nk आंसर स्टोर करते हैं, तो ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती। अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी कि हमने कितने जो स्टेट्स हैं, मतलब nk स्टेट्स हैं, इनटू एक स्टेट को सॉल्व करने में हमने कितना टाइम लगाया। तो हमारे सोल्यूशन में हमने एक स्टेट को सॉल्व करने में k टाइम लगाया था, क्योंकि हम बाकी जैसे वैकेशन वाले क्वेश्चन में हमने अगर आज हमने 2 पिक किया तो हम 3 और 1 दोनों का मिनिमम ले रहे थे, तो उसमें k ऑपरेशंस लग रही थी। अगर k स्टेट्स होती तो हम बाकी सबका मिनिमम लेते। इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है और O ऑफ nk भी ला सकते हैं, लेकिन जो सोल्यूशन मैंने किया था उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ nk स्क्वायर है, तो इसको ऑप्टिमाइज करके O ऑफ nk लाने का आप लोग सोच सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने किया नहीं, बट ऐसा करना पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं किक स्टार्ट वाले क्वेश्चन की, एलियन पियानो। सो उसमें भी हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो O ऑफ nk ही थी, क्योंकि उसमें भी हम nk आंसर स्टोर कर रहे थे। यहाँ पे भी यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे k इक्वल टू 4 मैं मान रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में 4 ही नोट्स स्पेसिफाइड थे, लेकिन अगर ये वेरिएबल होता, कांस्टेंट ना होता, तो O ऑफ nk आंसर स्टोर करने पड़ते हमको। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मेरे सोल्यूशन की काफ़ी ऑब्वियस थी कि वो O ऑफ nk स्क्वायर थी, क्योंकि मैं हर स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए k तक का लूप चला रहा था। इसको भी ऑप्टिमाइज करके O ऑफ nk लाया जा सकता है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट अगेन उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये थी कुछ टर्मिनोलॉजी और स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। अब मैं मूव ऑन करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है नैपसैक 1। तो नैपसैक एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेमस प्रॉब्लम है, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग की जब बात करते हैं तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रॉब्लम जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व होती है वो नैपसैक ही है, और कई लोगों को शायद आता हो पहले से, बट फिर भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो आई थिंक आप क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ा है तो एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन में हमारे पास n आइटम्स हैं, हर आइटम का कुछ वेट है और कुछ वैल्यू है, और हमारे पास एक बैग है। हमें उस बैग में उन n में से कुछ आइटम्स रखने हैं, और उनका टोटल वेट W से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, और ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। इसमें n और W तो कम कम है, बट V बहुत ज़्यादा है। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टेस्ट केस है, तो इसको मैंने लिख लिया है। तो फर्स्ट टेस्ट केस में हमारे पास कैपेसिटी थी 8, और हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका वेट और वैल्यू दिया हुआ है। तो जैसे हमारे पास एक 3 वेट का ऑब्जेक्ट है,
एक 4 वेट का ऑब्जेक्ट है और एक 5 वेट का ऑब्जेक्ट है, और उनके जो वैल्यूज़ हैं वो 30, 50, 60 है रिस्पेक्टिवली। तो हमें कोई तरीका चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इसमें कई लोग क्या सोचते हैं कि जिस भी ऑब्जेक्ट का वैल्यू बाय वेट सबसे ज़्यादा हो उसको ले लें, और ये सोल्यूशन सही भी होता है, एक ग्रीडी सोल्यूशन सही होता है अगर हमें अलाउड होता है इन ऑब्जेक्ट्स को फ्रैक्शनल लेने का, कि मतलब इनको ब्रेक करके कुछ पार्ट ले लें कुछ पार्ट ना लें, बट वो हमें अलाउड नहीं है। तो इसको ज़ीरो नैपसैक बोलते हैं, अगर इसको 0-1 नैपसैक बोलते हैं। अगर हमें ब्रेक करना अलाउड होता है तो उसको हम फ्रैक्शनल नैपसैक बोलते हैं। फ्रैक्शनल नैपसैक में ग्रीडी सोल्यूशन काम करता है, बट 0-1 नैपसैक में ग्रीडी सोल्यूशन काम नहीं करता है। तो इसमें हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की मदद से सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम कोई ब्रूट फोर्स सोल्यूशन सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा नाइव सोल्यूशन है ब्रूट फोर्स, वो ये है कि हमारे पास जो n ऑब्जेक्ट्स का सेट है उसका हम हर पॉसिबल सबसेट ट्राई करें। टोटल 2 to power n सबसेट्स होंगे, तो हम हर सबसेट को ट्राई करें, हर का वेट देखें, उनमें से जो वेट आएगा उसका वो हो सकता है कैपेसिटी से कम हो, मतलब हो सकता है लेस इक्वल टू कैपेसिटी हो सकता है ग्रेटर देन कैपेसिटी हो। अगर ग्रेटर देन कैपेसिटी हो तो हम रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर लेस इक्वल टू कैपेसिटी है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और उसकी वैल्यूज़ का सम ले लेंगे और इसकी मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। तो ये हमारा नाइव सोल्यूशन है जो कि 2 to power n टाइम में चलेगा कम से कम। लेकिन क्योंकि n हमारा काफ़ी बड़ा है इस वजह से हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो सोचते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग से इसको कैसे कर सकते हैं। तो अगेन मैं कुछ सब प्रॉब्लम बनाऊंगा और कुछ स्टेट्स बनाऊंगा। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि जब हम इन ऑब्जेक्ट्स को अगर एक लाइन में रख दें और फिर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, तो हम हर ऑब्जेक्ट को या तो पिक कर सकते हैं या तो नहीं पिक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो चॉइसेस हैं एक तरीके से, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे पहुंचे तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको मतलब हम इसको अपने बैग में रखें, और या फिर हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दो चॉइसेस हैं। और हमें क्या करना है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पिक करेंगे या मतलब बैग में रखेंगे, तो हमारी जो टोटल बैग की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी उस ऑब्जेक्ट के वैल्यू जितनी, और वेट भी बढ़ जाएगा। तो हमें हर समय ये इंश्योर करके रखना है कि कभी भी वेट कैपेसिटी से आगे ना जाए, और हमें साथ में वैल्यू को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम आगे मूव करके हम किसी आर्बिट्री ऑब्जेक्ट पे हैं अभी, तो इसके पहले हमने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स चूज किए ये इन्फॉर्मेशन यूजलेस है। हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि हमने कौन कौन से ऑब्जेक्ट पिक किए हैं। हमें सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि हमने जो ऑब्जेक्ट्स पिक किए उनका टोटल वेट कितना था और उनकी टोटल वैल्यू कितनी थी। केवल इससे ही फर्क पड़ेगा, हमें इससे नहीं फर्क पड़ेगा कि हमने पहला लिया कि नहीं लिया, पांचवा लिया कि नहीं लिया, उससे नहीं मतलब है। बस जितने भी लिए उनका टोटल वेट कितना है और उनकी टोटल वैल्यू कितना है, इससे फर्क पड़ेगा। तो इसके बेसिस पे हम स्टेट्स बनाने की सोचते हैं। लेकिन अगर हमारी स्टेट्स में वैल्यू आ गई तो हमारा सोल्यूशन पक्का फेल हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू की जो अपर बाउंड था वो 10 की पावर 9 था। 10 की पावर 9 काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर हम इसको स्टेट्स में रखेंगे तो इससे हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और उसकी वजह से ये सोल्यूशन पक्का फेल हो जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लेफ्ट टू राइट मूव करते जा रहे हैं। स्टेट में हमारे पास ये है कि हम कहाँ तक पहुँच गए। इसका मतलब हमारी स्टेट में हमारे पास ऑब्जेक्ट का इंडेक्स है जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। जैसे ऐसे यहाँ तक की इंडेक्स, अगर हम यहाँ तक पहुँच गए, कॉमा हमने कितना वेट पिक कर लिया।
इसका मतलब हमने अगर हम फर्स्ट एलिमेंट पर हैं तो हमने मतलब फर्स्ट एलिमेंट पे तो आईडी 1 हो गई और वेट हमने कितना पिक कर लिया वो हमने स्टोर करके रखा है। तो हम एफ ऑफ आईडी कॉमा वेट को इक्वल टू रख देंगे मैक्स वैल्यू। तो एफ ऑफ आईडी कॉमा वेट का मतलब है यहाँ पे कि अगर हम आईडी इंडेक्स पर हैं, मतलब कि अगर आईडी 1 है तो हम अगर इस इंडेक्स पर हैं तो और हमारे पास बैग का जो वेट है वो इस समय W है, तो हमारे पास मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है। तो ये चीज़ हम एफ ऑफ आईडी कॉमा W में स्टोर कर रहे हैं और इसके सारे पॉसिबल आंसर्स हम स्टोर करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर होगा कि फाइनल आंसर ये होगा कि हम पहले तो आईडी इक्वल टू n पे पहुंच गए, मतलब हम आखिरी एलिमेंट तक पहुंच गए। और वेट कितना होना चाहिए? वेट हमारा कैपेसिटी जितना हो सकता है या कैपेसिटी से कम भी हो सकता है। तो वेट स्मॉलर इक्वल टू कैपेसिटी होना चाहिए। इसका मतलब आईडी इक्वल टू n और वेट स्मॉलर इक्वल टू कैपेसिटी। ये सारे जो आंसर्स हैं, ये सारे जो स्टेट्स हैं, इन सबका जो मैक्सिमम होगा, इन सबकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। तो आंसर हमें पता चल गया। अब बस हमें इन स्टेट्स को कैलकुलेट करने के लिए बेस केस और ट्रांजिशंस चाहिए। तो बेस केस क्या है? बेस केस ये है कि जब हम आईडी इक्वल टू 0 पर हैं, मतलब कि जब हम फर्स्ट एलिमेंट पर हैं, उस समय अगर वेट इक्वल टू वेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब कि 3 है, तब तो आंसर हमारा हो जाएगा तब तो हमारा आंसर हो जाएगा V ऑफ आईडी, मतलब कि 30। ऐसा इसलिए कि अगर हम फर्स्ट इंडेक्स पे ही हैं और हमने बैग में 3 वेट भर लिया तो ऑब्वियसली जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वही होगी जो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू है। और अगर वेट 0 है तो एफ ऑफ आईडी कॉमा वेट इक्वल टू 0 होगा। कहने का मतलब अगर हमारा बैग खाली है और तो हम किसी भी इंडेक्स पे अगर हैं, अगर W 0 है तो अगर मतलब कि बैग खाली है, बैग अगर खाली है तो ऑब्वियसली हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू उसमें 0 ही होगी। तो ये दोनों हमारे बेस केस हो गए। अब हमें ट्रांजिशंस के बारे में सोचना है। तो अब हम कोई जनरल एलिमेंट x कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कि हम इस जनरल एलिमेंट पे हैं x और जनरल एक वेट भी है w। तो f ऑफ x कॉमा w की हमें वैल्यू चाहिए। तो हम अपने सारे ऑप्शंस जो हैं उनको लिख के उनका मैक्सिमम हम स्टोर कर लेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? तो एक ऑप्शन तो ये है कि जो x एलिमेंट है उसको हम बैग में रख लें और एक ऑप्शन है कि उसको डिस्कार्ड कर दें। तो दो ऑप्शन हमारे पास है, पिक x और दूसरा ऑप्शन है डिस्कार्ड x। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास है, इनमें से किसी एक को हमें करना है। तो फॉर्मूले में इसको अगर लिखें तो ये होगा मैक्सिमम ऑफ सबसे पहले लिखते हैं कि इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। अगर डिस्कार्ड कर दिया तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम x एलिमेंट तक आए, हमने x एलिमेंट को नहीं लिया और तब भी टोटल वेट w है। इसका मतलब ऑब्वियसली x माइनस 1th एलिमेंट तक ही वेट w हो गया था। तो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x माइनस 1
कॉमा डब्ल्यू। ये है हमारा डिस्कार्ड वाला केस। इसका मतलब हमने एक्स को नहीं लिया अपने बैग में, अपने नैपसैक में। और दूसरा केस है कि हमने एक्स को लिया, तो अगर हम एक्स को लेंगे तो ऑब्वियसली हमें वी एक्स तो वैल्यू मिलेगी ही। अगर हमने एक्स एलिमेंट पर करंट एलिमेंट मतलब एक्स एलिमेंट को अगर हमने ले लिया और हमारे पास टोटल वेट डब्ल्यू हुआ, तो मतलब कि पिछले जो x माइनस 1 एलिमेंट्स थे उनमें से हमने कितना वेट लिया होगा, मतलब हमने लिया होगा w माइनस डब्ल्यू एक्स। तो ये हमारा रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर हम x एलिमेंट पर हैं और अगर हमने करंट एलिमेंट को डिस्कार्ड किया तो हमें मतलब पिछले वालों में से w वेट चाहिए, और अगर हमने करंट एलिमेंट को पिक किया तो हम उसका वैल्यू को ऐड करेंगे और पिछले एलिमेंट तक की जो मैक्सिमम वैल्यू थी w माइनस डब्ल्यू एक्स की, w माइनस डब्ल्यू एक्स वेट लेकर, तो वो हम स्टोर करेंगे। तो इसमें कभी कभी ऐसा हो सकता है कि w माइनस डब्ल्यू एक्स स्मॉलर देन 0 हो जाए, तो उसके लिए हमें ऐसा डिफाइन करना पड़ेगा कि किसी भी आर्बिट्री x के लिए f ऑफ x कॉमा w, अगर w स्मॉलर देन 0 है तो उसको मैं कह देता हूँ माइनस इन्फिनिटी। यहाँ माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये है कि ये डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो या ऐसा कुछ, मतलब कि क्योंकि माइनस इन्फिनिटी हम लेंगे तो बाकी जो वैल्यूज हैं उनको ऐड करते करते कभी भी वो मैक्स में कंसीडर नहीं हो पाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन था। इसका एक बार मैं कोड जब लिख के दिखाऊंगा तो शायद थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो अब हम नैपसैक 1 का कोड लिखते हैं। तो पहले तो मैं क्योंकि इसमें वैल्यूज का सम ओवरफ्लो हो सकता था, इसलिए मैं अब सब काम लॉन्ग लॉन्ग में करूंगा। तो सबसे पहले सबकी वेट्स और वैल्यूज को इनपुट ले लेते हैं। तो ये मैंने वेट और वैल्यू को इनपुट ले लिया। अब कैपिटल W हमारी कैपेसिटी है जो इनपुट फॉर्मेट में दी हुई थी। ओके, तो अब हम हमारी डीपी स्टार्ट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकते हैं n इंटू जो मैक्सिमम वेट था, जो कि हमारे क्वेश्चन में है 1,00,000, तो मैं 1,00,001 तक का बना ले रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले बेस केसेस लिख देते हैं। मैं फर्स्ट एलिमेंट पे हूँ और मैंने बैग को खाली रखा है, तो वैल्यू ऑब्वियसली 0 होगी। मैं फर्स्ट एलिमेंट पे हूँ और जो बैग है उसमें मैंने W0 भर लिया, तो वैल्यू होगी V0। इसको लॉन्ग लॉन्ग बनाता हूँ वरना ओवरफ्लो होगा।
अब मैं इसमें स्टोर करूंगा बाकी सारे आंसर्स। तो i इक्वल टू 1 से लेकर n तक जा रहे हैं। इसको मैं id बोल देता हूँ क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम id बोला था। और जो वेट है उस पर इटरेट करते हैं। तो अच्छा, एक और बेस केस ये है कि कभी भी अगर बैग अगर खाली है तो वहां पे आंसर 0 ही होगा। तो अब हमें dp id j की वैल्यू स्टोर करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस, मतलब दो चॉइसेस हैं। एक तो हमारे पास तरीका है कि पिक आईडी और दूसरा तरीका है डिस्कार्ड आईडी। तो मैं आईडी की जगह करंट ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ। तो एक तरीका है डिस्कार्ड करंट ऑब्जेक्ट और दूसरा तरीका है पिक करंट ऑब्जेक्ट। डिस्कार्ड करंट ऑब्जेक्ट में तो काफ़ी इजी है। dp ऑफ id j इक्वल टू हो जाएगा dp ऑफ id -1 j। इसका मतलब कि हमने इस स्टेप में कुछ नहीं उठाया तो पिछले स्टेप पे भी हमें j ही वैल्यू भरनी थी। अब हमारे पास है कि हमने इस स्टेप पे करंट ऑब्जेक्ट उठाया तो dp ऑफ id j हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ dp ऑफ id j कॉमा। अब ये यहाँ पे हम लिखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को अगर हमने पिक किया तो और बैग में रख लिया तो उससे हमें मतलब कितना आंसर आएगा। यहाँ हम लिखेंगे v ऑफ id प्लस dp ऑफ id -1 कॉमा j माइनस wid। तो ऑब्वियसली ये सिर्फ तभी वैलिड है अगर j ग्रेटर इक्वल टू wid है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ j इज ग्रेटर इक्वल टू wid। इस तरह मैं dp ऑफ id j की वैल्यू स्टोर कर लूँगा। जो हमारा फाइनल आंसर है उसको हम सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर देते हैं और इसको भी लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा। तो हम आंसर में सबका मैक्स ले लेंगे। लास्ट वाले ऑब्जेक्ट पे कितना वेट हो रहा है उन सबका हम मैक्स ले लेंगे। लास्ट ऑब्जेक्ट n-1 है हमारा, वेट है j। तो इन सबका जो मैक्स है ये हमारा आंसर होगा। अब हम इसको प्रिंट कर देते हैं। तो अब इसको सबमिट करने का ट्राई करते हैं। ओके, एक्सेप्टेड।
तो इस कोड में बेसिकली यही था कि हमने सबसे पहले n ऑब्जेक्ट्स थे और हमारे पास कैपिटल W कैपेसिटी थी, तो हमने सब इनपुट लिया और बेस केसेस को इनिशियलाइज कर दिया। फिर हम आगे की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए बढ़े। तो यहाँ पे भी एक बेस केस था कि कभी भी वेट अगर 0 है हमारे बैग का करेंटली, तो वैल्यू भी 0 ही होगी। उसके बाद हमने बाकी सबकी वैल्यूज को स्टोर किया। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम करेंट ऑब्जेक्ट को डिस्कार्ड कर सकते हैं या पिक कर सकते हैं। डिस्कार्ड करने में ऑब्वियसली पिछले वाले ऑब्जेक्ट तक हमें सेम वेट को पिक करना पड़ेगा, तो वो आंसर हमने स्टोर कर लिया। और पिक हम सिर्फ तभी कर सकते हैं अगर इसका वेट जिस स्टेट पे हम हैं उसकी वेट से मतलब ज़्यादा, मतलब ऑब्जेक्ट का वेट करंट स्टेट में जो वेट है उससे कम होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो उसमें हम ये कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल आंसर है, मतलब कि जो डिस्कार्ड करने वाला जो आंसर है, या तो वो या फिर हमने इसको पिक करा तो मतलब इसकी वैल्यू तो ऐड होगी और फिर पीछे वाले एलिमेंट्स में हमको मतलब वेट माइनस इस जो स्टेट का वेट था माइनस हमने इस ऑब्जेक्ट का वेट कर देंगे और इसको हम स्टोर कर लेंगे DPID कॉमोजे में। तो इससे हमारे सारे आंसर स्टोर हो जाएंगे सही सही, और जो हमारा फाइनल आंसर है वो होगा लास्ट वाले ऑब्जेक्ट पे हर वेट के जो आंसर है उनका मैक्सिमम, और वो हमने प्रिंट कर दिया। इससे सोल्यूशन एक्सेप्टेड हो गया। तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एक बार बात कर लेते हैं। तो पहले तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन वही है, नंबर ऑफ स्टेट्स है कैपिटल N इंटू W। तो ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और क्योंकि इस क्वेश्चन में N इक्वल टू 100 था मैक्सिमम और W इक्वल टू 1 लाख था, तो इस वजह से ये चल गया आसानी से। तो ये थी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम सोल्यूशन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अगर देखा जाए तो ट्रांजिशन के टाइम पे हम केवल कांस्टेंट नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो इसलिए इस सोल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ N के ही है, O ऑफ NW ही है। तो इसलिए ये सोल्यूशन चल गया। तो इसको आप खुद भी ट्राई करिएगा। अब मैं नेक्स्ट टास्क दिखाता हूँ, और इसको मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। अभी के लिए आप इसको एक तरीके से होमवर्क समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन और पिछले वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स अलग हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वेट बहुत ज़्यादा है और वैल्यू बहुत कम है। तो इस बात का एडवांटेज लेके आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए इसको, कि इस बात को ध्यान में रखिए पिछले वाले में हमारे पास वेट कम था, इसमें वैल्यू कम है। तो मतलब बेसिकली रोल्स को हमें एक्सचेंज करना है वेट और वैल्यू के। तो सोचिएगा कि किस तरह करना है। तो इस वीडियो में जो सीखा वो सब अप्लाई करके ये एक क्वेश्चन है, इसको 1096D है, कोड फोर्सेस एजुकेशनल राउंड से एक पुराने। तो ये मैंने कॉन्टेस्ट के बीच में ट्राई किया था, मुझसे नहीं हुआ था, फिर बाद में DP सीख के मैंने किया। तो मेरा एक तरह से पहला ही क्वेश्चन था DP का। तो इसको आप लोग ट्राई करिएगा। मैं अभी इसको स्पॉइल नहीं करूंगा बता के कैसे करना है, लेकिन जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी तो सबसे पहले मैं यही सॉल्व करूँगा। तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए और ENAPSAC 2 को सॉल्व करके देखिए। बाकी अगर हो जाए तो इस कॉन्टेस्ट के आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। इसके अलावा और प्रैक्टिस अगर DP की करनी है तो आप लोग CACS.FI एक वेबसाइट है, उस पर DP वाले सेक्शन से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। बाकी कोड फोर्सेस पे आप टैग सेट कर सकते हैं DP का, और डिफ़िकल्टी थोड़ी कम कर लीजिएगा शुरू के लिए, और वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और कोई सजेशंस हो तो कमेंट करें। थैंक यू।